हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है काश आपने ऐसा ना किया होता। भैया, वो आपके साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था, क्या आपको बुरा नहीं लगा? आप इतना सब कैसे सह जाते हो? औकात क्या है उसकी? ना पढ़ाई लिखाई, ना हाथ में कोई काम करने का हुनर। माँ बाप की बिगड़ी औलाद, और क्या है वो? तुम मानते हो ना कि वो कुछ नहीं है? भैया के इस प्रश्न पर चुप हो गया मैं। भैया उसकी गाड़ी के नीचे आते आते बड़ी मुश्किल से बचे थे। क्षमा मांगना तो दूर की बात, बाहर निकलकर इतनी बकवास कर गया था। ना उसने भैया की उम्र का ख्याल किया था और ना ही ये सोचा था कि उसकी वजह से भैया को कोई चोट आ जाती। ऐसा इंसान जो किसी लायक ही नहीं है, वो जो पहले से ही बेचारा है, अपने परिवार के अनुचित लाड प्यार का मारा, ओछे और गंदे संस्कारों का मारा, जिसका भविष्य अंधे कुएं के सिवा कुछ नहीं। उस बदनसीब पर मैं अपना गुस्सा क्यों अपना कीमती ऊर्जा जाया करूं? अपने व्यवहार से उसने अपने चरित्र का ही प्रदर्शन किया है ना, जाने दो ना उसे। अपनी किताबें संभालते संभालते सहसा रुक गए भैया। लगता है ऐनक टूट गई है, आज इसे ही भी ठीक कराना पड़ेगा। चलो अच्छा हुआ सस्ते में छूट गया मैं। सोम भैया बोले, मेरी ही टांग टूट जाती तो 3 हफ्ते बिस्तर पर लेटना पड़ता। मुझ पर आई मुसीबत मेरी ऐनक ने अपने सिर ले ली। मैं जाकर उसके पिता से बात करूंगा। कोई जरूरत नहीं किसी से कुछ भी बात करने की। बॉबी की जो चाल है वही उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाने वाली है। जो लोग जीवन में बहुत तेज चलना चाहते हैं वो हर जगह जल्दी ही पहुंचते हैं, उस पार भी। कैसे विचित्र हैं सोम भैया। जब जब इनसे मिलता हूँ लगता है किसी नए ही इंसान से मिल रहा हूँ। सोचने का कोई और तरीका भी हो सकता है, ये सोचकर मैं हैरान हो जाता हूँ। अपना मान सम्मान क्या कोई मायने नहीं रखता भैया? रखता है, क्यों नहीं रखता। लेकिन सोचना ये है कि अपने मान सम्मान को हम इतना सस्ता भी क्यों मान लें कि हर आदमी के पैर की जूती के नीचे आने लगे। मैं उसकी गाड़ी के नीचे आ जाता, आया तो नहीं ना? जो नहीं हुआ उसका उपकार मान क्या हम प्रकृति को धन्यवाद ना करें? बॉबी की बदतमीजी क्या इतनी बलवान है कि हमारा स्वाभिमान उसके सामने चूर चूर हो जाए? हमारा स्वाभिमान बहुत अमूल्य है, जिसे हम बस कभी कभी ही आड़े लाएं तो उसका मूल्य है। जरा जरा सी बात को अपने स्वाभिमान की बलि मानना शुरू कर देंगे तो जी चुके हम। स्वाभिमान हमारी ताकत होना चाहिए, ना कि हमारी कमजोर नस, जिस पर हर कोई आता जाता अपना हाथ धरता फिरे। अजीब लगता है मुझे कभी कभी भैया का व्यवहार, उनका चरित्र। भैया बंगलौर में रहते हैं, एक बड़ी कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत हैं। मैं एमबीए कर रहा हूँ और मेरी परीक्षाएं चल रही हैं, सो मुझे पढ़ाने को चले आए हैं। इंसान अगर दुखी होता है तो काफी सीमा तक उसकी वजह उसकी अपनी ही जीवन शैली होती है। भैया मुझे देखकर बोले, अगर मैं ही बचकर चलता तो शायद मेरा चश्मा भी ना टूटता। हमें ही अपने को बचाकर रखना चाहिए। तुम अच्छे नंबरों से एमबीए पास करना और देश की सबसे अच्छी कुर्सी पर बैठना है। उस कुर्सी पर बैठकर तुम्हें बॉबी जैसे लोग बेकार और कीड़े नजर आएंगे, जिनके लिए सोचना तुम्हें सिर्फ समय की बर्बादी जैसा लगेगा। इसीलिए तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैंने वैसा ही किया जैसा भैया ने समझाया। शांत रखा अपना मन और वास्तव में मन की उथल पुथल कहीं खो सी गई थी। मेरी परीक्षाएं हो गई, भैया वापस बैंगलोर चले गए। घर पर रह गए पापा, माँ और मैं। पापा अक्सर भैया को साधु संत कहकर भी पुकारा करते थे। कभी कभी माँ को भी चिढ़ा देते थे, जब ये सोमू पैदा होने वाला था तुम क्या खाया करती थी? किस पर गया है ये लड़का? वही खाती थी जो आपको भी खिलाती थी, दाल चावल और चपाती। पता नहीं किस पर गया है मेरा ये साधु महात्मा बेटा सोम। इतना बोलकर पापा मेरी तरफ देखने लगते, मानो उन्हें अब मुझसे कोई उम्मीद है, क्योंकि भैया तो शादी करने को मानते ही नहीं। 35 के आसपास भैया की उम्र है, शादी का नाम भी नहीं लेने देते। ये लड़का शादी कर लेता तो मुझे भी लगता मेरी जिम्मेदारी समाप्त हो गई। हर पल इसके खाने पीने की चिंता रहती है। कोई आ जाती इसे भी संभालने वाली तो लगता अब कोई डर नहीं। डर काहे का भाई? मैं जानता हूं कि तुम अपने जाने का रास्ता साफ करना चाहती हो, मगर ये मत भूलो
हम दोनों अभी भी तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। विजय के बाल बच्चों की चिंता है कि नहीं तुम्हें? और बुढ़ापे में मुझे कौन संभालेगा? आखिर उस पार जाने की इतनी जल्दी क्यों रहती है तुम्हें? जब देखो भूरिया बिस्तर बांधे तैयार नजर आती हो। माँ और पापा का वार्तालाप मेरे कानों में पड़ा। आजकल पापा इस बात पर बहुत जल्दी चिढ़ने लगे हैं कि माँ हर पल मृत्यु की बातें क्यों करने लगी हैं। मैं टीवी का केबल कनेक्शन कटवाने वाला हूँ, पापा बोले। सुबह से शाम तक बाबाओं के प्रवचन सुनती रहती हूँ। और अखबार फेंक कर पापा बाहर आकर बैठ गए। बड़बड़ा रहे थे। बड़बड़ाते हुए भी मुझे ही देख रहे थे। क्या जरूरत है इसकी? क्या मेरे सोचने से ही मैं उस पार चली जाऊंगी? संसार क्या मेरे चलाने से चलता है? आप इस बात पर चिढ़ते क्यों हैं? शायद माँ भी पापा के साथ साथ बाहर चली आई थी। बचपन से देख रहा हूँ, पापा माँ को लेकर बहुत असुरक्षित है। माँ क्षण भर को नजर न आई तो पापा इस सीमा तक घबरा जाते हैं कि अवश्य कुछ हो गया है उन्हें। इसके पीछे भी एक कारण है। हमारी दादी का जब देहांत हुआ था तो पापा की उम्र बहुत छोटी थी। दादी घर से बाहर गई और एक हादसे में उनकी मौत हो गई। पापा के कच्चे मन पर अपनी माँ की मौत का क्या प्रभाव पड़ा होगा, वो मैं सहज महसूस कर सकता हूँ। दादी के बिना पता नहीं किस तरह पापा पले थे। शायद अपनी शादी के बाद ही वो जरा सा संभल पाए होंगे। तभी तो उनके मन में माँ उनकी कमजोर नस बन चुकी हैं, जिस पर कोई हाथ नहीं रख सकता। मैंने कहा ना, तुम मेरे सामने फालतू बकबक ना किया करो। मेरी बकबक फालतू नहीं है। आप अपना मन पक्का क्यों नहीं करते? मेरी उम्र 55 साल है और आपकी 60। एक आदमी की औसत उम्र भी तो यही है। क्या अब हमें धीरे धीरे घर गृहस्थी से अपना हाथ नहीं खींच लेना चाहिए? बड़ा बेटा अच्छा कमा रहा है, हमारा मोहताज तो नहीं। विजय भी एमबीए के बाद अपनी रोटी कमाने लगेगा और हमारा गुजारा पेंशन में हो रहा है। अपना घर है ना हमारे पास। अब क्या उस पार जाने का समय नहीं आ गया? पापा गर्दन झुकाए बैठे सुन रहे थे। मैं जानता हूँ अब हमें उस पार जाना है, पर मुझे अपनी परवाह नहीं है। मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? इसीलिए तो कह रही थी कि सोम की शादी हो जाती तो बहू आप सबको संभाल लेती, कोई डर ना होता। बात घूम फिर कर वहीं आ गई थी। हंस पड़ी थी माँ। माहौल जरा सा बदला। पापा अनमने से ही रहे, फिर धीरे से बोले, पता चल गया मुझे सोमू किस पर गया है। अपनी माँ पर ही गया है वो। इतने साल साथ गुजार कर आप सबको अब पता चला कि मैं कैसी हूँ। नौकरी की आपाधापी में तुम्हारे चरित्र का ये पहलू तो मैं देख ही नहीं पाया। अब रिटायर हो गया हूं ना, ज्यादा समय तुम्हें देख पाता हूँ। सच कह रहे हैं पापा। भैया बड़े हैं, लगता है माँ का सारा चरित्र उन्हें ही मिल गया। जो जरा सा बच गया उसमें कुछ पापा का मिलाकर मुझे मिल गया। मैं इतना क्षमावादी नहीं हूँ जितने भैया और माँ हैं। हो सकता है जरा सा बड़ा हो जाऊं तो मैं भी वैसा ही बन जाऊं। भैया मुझसे 10 साल बड़े हैं। हम दोनों भाइयों में 10 साल का अंतर क्यों है, मैं अक्सर माँ से पूछता हूँ। कम से कम मेरा भाई तो लगता। वो तो सदा मुझे अपना बच्चा समझकर बात करते हैं। ये प्रकृति का खेल है बेटा, इसमें हमारा क्या दोष है? जो हमें मिला वो हमारा हिस्सा था। जब मिलना था तभी मिला। अक्सर माँ समझाती रहती हैं, कर्म करना, ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाना हमारा कर्तव्य है। उसके बाद हमें कब कितना मिले उस पर हमारा कोई बस नहीं। जमीन से हमारा रिश्ता कभी टूटना नहीं चाहिए। पेड़ जितना मर्जी ऊंचा हो जाए, आसमान तक उसकी शाखाएं फैल जाएं, लेकिन वो तभी तक हरा भरा रह सकता है जब तक जड़ से उसका नाता है। ये जड़ हैं हमारे संस्कार, हमारी अपने आप को जवाबदेही। समय आने पर मेरी नियुक्ति भी बैंगलोर में हो गई। अब दोनों भाई एक ही शहर में हो गए और माँ बाप दिल्ली में ही रहे। भैया और मैं मिल गए तो हमारा एक घर बन गया। मेरी वजह से भैया ने एक रसोइया रख लिया और सब समय पर खाने पीने लगे। बहुत गौर से मैं भैया के चरित्र को देखता। कितने सौम्य है ना भैया, जैसे उन्हें कभी क्रोध आता ही नहीं। भैया आपको कभी क्रोध नहीं आता? एक दिन मेरे इस सवाल पर वो कहने लगे, आता है, आता क्यों नहीं, लेकिन मैं सामने वाले को क्षमा कर देता हूँ। क्षमादान बहुत ऊंचा दान है। इस दान से आपका अपना मन शांत हो जाता है और एक शांत इंसान अपने आसपास काम करने वाले हर इंसान को प्रभावित करता है। मेरे नीचे हजारों लोग काम करते हैं। मैं ही शांत नहीं रहा तो उन सबको शांति का दान कैसे दे पाऊंगा? जरा सोचो। एक दोपहर
लंच के समय एक महिला सहयोगी से बातचीत होने लगी। मैं कहाँ से हूँ, घर में कौन कौन है आदि। मेरे बड़े भाई हैं यहाँ और मैं उनके साथ रहता हूँ। भैया और उनकी कंपनी का नाम पता बताया तो वो महिला चौंक सी गई। उसी पल से उसका मेरे साथ बात करने का लहजा बदल गया। वो मुझे सिर से पैर तक ऐसे देखने लगी मानो मैं अजूबा हूँ। नाम क्या है आपका? जी, विजय सहगल। आप जानती हैं क्या भैया को? हाँ, अक्सर उनकी कंपनी से भी हमारा लेन देन रहता है। सोम सहगल अच्छे इंसान हैं। मेरी दोस्ती उस महिला के साथ बढ़ने लगी। अक्सर वो मुझसे परिवार की बातें करती, अपने पति के बारे में, अपने बच्चों के बारे में भी। कभी घर आने को कहती, मेरे खाने पीने पर भी नजर रखती। एक दिन नाश्ता करते हुए उस महिला का जिक्र मैंने भैया के सामने भी कर दिया। नाम क्या है उसका? अवाक रह गए भैया उसका नाम सुनकर। हाथ का कौर भैया के हाथ से छूट गया। बड़े गौर से मेरा चेहरा देखने लगे। क्या बात है भैया, आपका नाम सुनकर वो भी इसी तरह चौंक गई थी। तो वो जानती है कि तुम मेरे छोटे भाई हो? पता है उसे मेरा? हाँ पता है। उस आपकी बहुत तारीफ करती है। कहती है आपकी कंपनी के साथ उसकी कंपनी का भी अच्छा लेन देन है। मेरा बहुत ख्याल रखती है। अच्छा, कैसे तुम्हारा ख्याल रखती है? जी, अचकचा सा गया मैं। भैया के बदले तेवर पहली बार देख रहा था। तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाती है या रोटी का कौर तुम्हारे मुंह में डालती है? पहली बार घर से बाहर निकले हो तो किसी के साथ दोस्ती करने से पहले 1000 बार सोचो। तुम्हारी दोस्ती और तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी सबसे अमूल्य पूंजी है, जिनका खर्च तुम्हें बहुत सोच समझ कर करना है। हर इंसान दोस्ती करने के लायक नहीं होता। हाथ सबसे मिलाकर चलो क्योंकि हम समाज में रहते हैं। दिल किसी किसी से मिलाओ, सिर्फ उससे जो वास्तव में तुम्हारे लायक हो। तुम समझदार हो, आशा है मेरा इशारा समझ गए होगे। क्या वो औरत दोस्ती के लायक नहीं है? नहीं, तुम उसी से पूछना, वो मुझसे कब और कैसे जानती है। ईमानदार होगी तो सब सच सच बता देगी। ना बताया तो समझ लेना वो आज भी किसी की भी दोस्ती के लायक नहीं है। भैया मेरा कंधा थपक कर चले गए और पीछे छोड़ गए ढेर सारा धुआं, जिसमें मेरा दम घुटने लगा। एक तरह से सच ही तो कह रहे हैं भैया। आखिर मुझ में ही इतनी दिलचस्पी लेने का क्या कारण हो सकता है? दोपहर लंच में वो सदा ही की तरह चहचहाती हुई मुझे मिली, बड़े स्नेह बड़े अपनत्व से। आप भैया से पहली बार कब मिली थी? सिर्फ सहयोगी ही थे आप या कंपनी का ही माध्यम था? मुस्कान लुप्त हो गई थी उसकी। नहीं, हम सहयोगी कभी नहीं रहे। बस कंपनी के काम की वजह से ही मिलना जुलना होता था। क्यों? तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? नहीं, आप मेरा इतना ख्याल जो रखती हैं और फिर भैया का नाम सुनते ही आपकी दिलचस्पी मुझ में बढ़ गई। इसीलिए मैंने सोचा शायद भैया से आपकी गहरी जान पहचान हो। भैया के पास समय ही नहीं होता, वरना उनसे ही पूछ लेता। अपनी भाभी को लेकर कभी आओ ना हमारे घर। बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तुम्हारी भाभी कैसी हैं? क्या वो भी काम करती हैं? तनिक चौंका मैं। भैया से ज्यादा गहरा रिश्ता भी नहीं है और उनकी पत्नी में भी दिलचस्पी। क्या वो ये नहीं जानती भैया ने तो शादी ही नहीं की अब तक? भाभी बहुत अच्छी हैं, मेरी माँ जैसी हैं। बहुत प्यार करती हैं मुझसे। खूबसूरत हैं। तुम्हारे भैया तो बहुत खूबसूरत हैं। मुस्कुराने लगी वो। आपके घर आने के लिए मैं भाभी से बात करूंगा। आप अपना पता दे दीजिए। उसने अपना कार्ड मुझे थमा दिया। रात को वही कार्ड मैंने भैया के सामने रख दिया। सारी बातें जो सच नहीं थी और मैंने उस महिला से कही वो भी बता दी। कहाँ है तुम्हारी भाभी जिसके साथ उसके घर जाने वाले हो? भाभी के नाम पर पहली बार मैं भैया के होंठों पर वो पीड़ा देख पाया जो उससे पहले कभी नहीं देखी थी। वो आप में इतनी दिलचस्पी क्यों लेती है भैया? उसने तो नहीं बताया, आप ही बताइए। तो चलो, कल मैं ही चलता हूँ तुम्हारे साथ। सब कुछ उसी के मुंह से सुन लेना, पता तक चल जाएगा सब। अगले दिन हम दोनों उस पते पर जा पहुंचे जहां का श्रीमती गोयल ने पता दिया था। भैया को सामने देख उसका सफेद पड़ता चेहरा मुझे साफ साफ समझ आ गया कि जरूर कहीं कुछ गहरा था बीते हुए कल में। कैसी हो शोभा? गिरीश कैसा है? बाल बच्चे कैसे हैं? पहली बार उनका नाम जान पाया था। ऑफिस में तो सब श्रीमती गोयल ही पुकारते हैं। पानी सजा लाई वो ट्रे में जिसे पीने से भैया ने मना कर दिया। क्या तुम पर मुझे इतना विश्वास करना चाहिए
कि तुम्हारा हाथ का लाया पानी पी सकूं? अब क्या मेरे भाई पर भी नजर डालकर कुछ और प्रमाणित करना चाहती हो? मेरा खून है ये। अगर मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरा भी बुरा कभी नहीं हो सकता। बस मैं यही पूछने आया हूँ कि इस बार मेरे भाई को सलाखों के पीछे पहुंचाकर किसे मदद करने वाली हो? श्रीमती गोयल चुप थी और मुझ में कांटों तो खून नहीं था। क्या भैया कभी सलाखों के पीछे भी रहे थे? हमें क्या पता था यहाँ बेंगलोर में भैया के साथ कितना कुछ घट चुका है। औरत भी बलात्कार कर सकती है। भैया भनक कर बोले। इसका पता मुझे तब चला जब तुमने भीड़ जमा करके सबके सामने ये कह दिया था कि मैंने तुम्हें रेप करने की कोशिश की है, वो भी ऑफिस के कैबिन में। हम में अच्छी दोस्ती थी। मुझे कुछ करना ही होता तो क्या जगह की कमी थी मेरे पास? हर शाम हम साथ ही होते थे। रेप करने के लिए मुझे ऑफिस का कैबिन ही मिलता। तुमने गिरीश की प्रमोशन के लिए मुझे सबकी नजरों में गिराना चाहा। साफ साफ कह देती, मैं ही हट जाता। इतना बड़ा धोखा क्यों किया मेरे साथ? अब इससे क्या चाहती हो बताओ मुझे। इसे अकेला लावारिस मत समझना। मैं किसी से कुछ नहीं चाहती, सिर्फ माफी चाहती हूँ। तुम्हारे साथ मैंने जो किया उसका फल मुझे मिला है। अब गिरीश मेरे साथ नहीं रहता। मेरा बेटा भी अपने साथ ले गया सोम। जब से मैंने तुम्हें बदनाम करना चाहा है, एक पल भी चैन नहीं मिला मुझे। तुम अच्छे इंसान थे। सारी की सारी कंपनी तुम्हें बचाने को सामने चली आई। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। मैं ही कहीं की नहीं रही। मेरा क्या नहीं बिगड़ा जरा बताओ मुझे। मेरे काम पर तो कोई आंच नहीं आई, मगर आज किसी भी औरत पर विश्वास कर पाने की मेरी हिम्मत ही नहीं रही। अपनी माँ के बाद तुम पहली औरत थी जिसे मैंने अपना माना था, और उसी ने अपना ऐसा रूप दिखाया कि मैं कहीं का नहीं रहा। और अब मेरे भाई को अपने जाल में फंसाकर। मत कहो ऐसा सोम। विजय मेरे भाई जैसा है। अपने घर बुलाकर मैं तुम्हारी पत्नी से और विजय से अपने किए की माफी मांगना चाहती थी। मेरी सांस बहुत घुटती है सोम, तो मुझे क्षमा कर दो। मैं चैन से जीना चाहती हूँ। चैन तो अपने कर्मों से मिलता है। मैंने तो उसी दिन तुम्हारी और गिरीश की कंपनी छोड़ दी थी। तुम्हें सजा ही देना चाहता तो तुम पर मानहानि का मुकदमा करके सालों अदालत में घसीटता। लेकिन उससे क्या होता? दोस्ती पर मेरा विश्वास तो कभी वापस नहीं लौटता। आज भी मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। तुम्हारी सजा पर मैं क्या कह सकता हूँ? बस इतना ही कह सकता हूँ कि तुम्हें सहने की क्षमता मिले। अवाक था मैं। भैया का अकेलापन आज समझ पाया था। श्रीमती गोयल चीख चीख कर रो रही थी। एक बार कह दो मुझे माफ कर दिया सोम। तुम्हें माफ तो मैंने उसी पल कर दिया था। तब भी गिरीश और तुम पर तरस आया था, और आज भी तुम्हारी हालत पर अफसोस हो रहा है। चलो विजय। श्रीमती गोयल रोती रही और हम दोनों भाई वापस गाड़ी में आकर बैठ गए। मैं तो सकते में था ही। भैया को भी काफी समय लग गया स्वयं को संभालने में। शायद भैया शोभा से प्यार करते होंगे और शोभा गिरीश को चाहती होगी। उसका प्रमोशन हो जाए इसीलिए भैया से प्रेम का खेल खेला होगा, फिर बदनाम करना चाहा होगा। जरा सी तरक्की के लिए कैसा अनर्थ कर दिया शोभा ने। भैया की भावनाओं पर ऐसा प्रहार सिर्फ तरक्की के लिए। भैया की तरक्की तो नहीं रुकी। शोभा ने सदा के लिए भैया को अकेला जरूर कर दिया। कब वो दिन आएगा जब भैया किसी औरत पर फिर से विश्वास कर पाएंगे? ये क्या किया था श्रीमती गोयल आपने मेरे भैया के साथ? काश आपने ऐसा ना किया होता। उस रात पहली बार मुझे ऐसा लगा मैं बड़ा हूँ और भैया मुझसे 10 साल छोटे। रो पड़े थे भैया। खाना भी खा नहीं पा रहे थे हम। आप देख लेना भैया, एक प्यारी सी सुंदर सी औरत जो मेरी भाभी होगी एक दिन जरूर आएगी। आप कहते हैं ना कि हर कीमती राह तरसने के बाद ही मिलती है, और किसी भी काम का एक निश्चित समय होता है। जो आपकी थी ही नहीं वो आपकी हो कैसे सकती थी? जो मेरे भाई के लायक होगी कुदरत उसे ही हमारी झोली में डालेगी। अच्छे इंसान को सदा अच्छी ही जीवन संगिनी मिलनी चाहिए। डबडबाई आंखों में ढेर सारा प्यार और अनुराग लिए भैया ने मुझे गले लगा लिया। कुछ देर हम दोनों भाई एक दूसरे के गले लगे रहे। तनिक संभले भैया और बोले, बहुत तेज चलने वालों का यही हाल होता है। जो इंसान किसी दूसरे के सिर पर पैर रखकर आगे जाना चाहता है, प्रकृति उसके पैरों के नीचे की जमीन इसी तरह खींच लेती है। मैं तुम्हें बताना भूल ही गया। कल पापा से बात हुई थी। बॉबी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है।
उसने 2 बच्चों को कुचलकर मार दिया, खुद टूटा फूटा अस्पताल में पड़ा है और माँ बाप पुलिस से घर और घर से पुलिस तक के चक्कर लगा रहे हैं। जिनके बच्चे मरे हैं वो शहर के नामी लोग हैं। फांसी से कम सजा वो होने नहीं देंगे। अब तुम ही बताओ, तेज चलने का क्या नतीजा निकला? वास्तव में निरुत्तर हो गया मैं। भैया ने सच ही कहा था बॉबी के बारे में। उसका आचरण ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाने वाला है। मनुष्य काफी हद तक अपनी पीड़ा के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होता है। दूसरे दिन कंपनी के काम से जब मुझे श्रीमती गोयल के पास जाना पड़ा, तब उनका झुका चेहरा और तरल आंखें पुनः सारी कहानी दोहराने लगी। उनकी हंसी कहीं खो गई थी। शायद उन्हें मुझसे ये भी डर लग रहा होगा कि कहीं पुरानी घटना सबको सुनाकर मैं उनके लिए और भी अपमान का कारण न बन जाऊं। पहली बार लगा मैं भी भैया जैसा बन गया हूं। क्षमा कर दिया मैंने भी श्रीमती गोयल को। बस मन में एक ही प्रश्न उभरा, आपने ऐसा क्यों किया श्रीमती गोयल, जो आज आपको अपनी नजरें शर्म से झुकानी पड़ रही हैं? हम आज वो अनिष्ट ही क्यों करें जो कब दुख का तूफान बनकर हमारे मान सम्मान को ही निगल जाए? इंसान जब कोई अन्याय करता है तब वो क्यों भूल जाता है कि भविष्य में उसे इसी का हिसाब चुकाना पड़ सकता है। काश आपने ऐसा ना किया होता। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।